हेलो एंड गुड इवनिंग, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। ओवैसी का बयान सामने आया, मायावती का बयान सामने आया और इसको लेकर अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पलटवार किया है। सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया है। एनकाउंटर पर विपक्ष के तरह तरह के तरीके अपना रहा है। पहले कहा फेक एनकाउंटर हो रहे हैं और अब तरह तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। जो गुंडे सत्ता का सरपरस्त बनकर रहते हैं, आज दूसरे राज्य में जान की भीख मांग रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एनकाउंटर को लेकर एक के बाद एक बयान आ रहे थे, उस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पलटवार किया है। मुख्तार अंसारी पर भी बयान दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। चलिए आपको सीधा सुनवाते हैं क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। जो गुंडे सत्ता का सरपरस्त बनकर के सत्ता का संचालन करते थे, आज आप देख रहे होंगे दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी जान की भीख मांग करके वहां मुंह छुपाई सिर्फ बैठे हुए हैं। यह सत्ता की धमक है और यह धमक केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता है। और यह पहचान है दुनिया के अंदर, यही लोगों के सामने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस शुचिता, जिस पारदर्शिता और जिस जीरो टॉलरेंस की बात की थी, वो जीरो टॉलरेंस हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से आप कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध में प्रतिक्रिया तो होगी, ये तो हर व्यक्ति को तैयार रहना होगा। विपक्ष भी कैसे चुपचाप बैठेगा? विरोधी चुपचाप क्यों बैठेगा? विरोधी को कुछ ना कुछ तो इसमें बोलना है, कुछ ना कुछ करना है। और वह भी इसी प्रकार से उसने अलग अलग समय में अलग अलग तरीके अपनाए। पहले तो उसने कहा कि साहब फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, फिर जब उसको लगा कि इसमें अब कुछ नहीं होने वाला, उनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो फिर उन्होंने तमाम अन्य प्रकार। अगली अहम खबर भी लखनऊ से आ रही है, जहां पर इस बात का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जो कार्य समिति की बैठक हुई है उसमें एक नए एजेंडे को तैयार किया गया है और यह भी कहा गया है कि जो कोई चुनाव लड़ेगा उसको संगठन का पद छोड़ना होगा। अहम खबर लखनऊ से, बीजेपी कार्य समिति की बैठक में एजेंडा तय कर लिया गया है। जिला पंचायत की 3051 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। 826 ब्लॉक प्रमुख पद पर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया गया है। प्रधान और बीडीसी प्रत्याशियों को समर्थन देगी बीजेपी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे आदित्य द्विवेदी, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए। आदित्य, क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, पार्टी ने साफ ये कर दिया है कि जो कोई भी चुनाव मैदान में उतरेगा उसको संगठन का पद छोड़ना होगा। क्या जानकारी मिल पा रही है इस पर? देखिए, आज एक दिवसीय जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में भाजपा के सभी पदाधिकारियों को समझा दिया गया है कि यदि वो पंचायत चुनाव में किसी भी तरह से शरीक होना चाहते हैं तो उनको पद छोड़ना होगा। इसके अलावा 8 दिन का एक अभियान छेड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। 19 मार्च से लेकर 26 मार्च तक एक सघन अभियान छेड़ा जाएगा, जिसमें सबसे पहले दिन यानी कि 19 तारीख को सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसमें सभी जनप्रतिनिधि भाजपा के भाग लेंगे अपने अपने जिले में, अपने अपने स्तर से। 20 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और जहां विधायक नहीं है वहां पर एमएलसी और सांसद पंचायत चुनाव को लेकर के सक्रिय होंगे, सभी पंचायत चुनाव में लगातार सक्रिय रहेंगे। इसके बाद 21 तारीख को भाजपा का एक अभियान होगा, जिसमें कि सभी युवाओं को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से रोजगार देने का कार्य भाजपा सरकार कर रही है। इसी तरह से 26 तारीख तक लगातार अभियान चलते रहेंगे, जिसमें एक दिन महिलाओं के जिम्मे भी किया जाएगा कि महिलाओं को क्या शक्ति मिशन चालू किया जा रहा है, किस तरह के उनको रोजगार से सीधे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो स्पेशली ग्रामीण या टाउन एरिया में रहती है। फैसला इस बैठक में लिया गया है कि जो कोई भी चुनाव मैदान में उतरेगा उसको अपना संगठन का जो पद है वो छोड़ना होगा। इस पर क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? ये काफी बड़ा एजेंडे में तय किया गया है इस मुद्दे को भी। जी हाँ, बिल्कुल। ये अपने आप में भाजपा का एक तरह से कह सकते हैं कि ऐतिहासिक फैसला है कि यदि आप संगठन में किसी पद पर हैं तो आप उसको छोड़िए। एक पद पर भाजपा शुरू से ही जोर देती रही है कि एक पद एक निशान, उसका सीधा सीधा मैसेज है यदि आप पार्टी की संगठन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो फिर आप कोई और पद पर नहीं रहेंगे। भाजपा अपनी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है, उसमें किसी को किसी तरह की कोई गफलत ना रहे, वो एक मैसेज देने का काम किया गया है। कंचन जी, शुक्रिया आदित्य जानकारी देने के लिए।
तो देखिए, पंचायत चुनाव लड़ने पर संगठन का पद जो है वो छोड़ना होगा, ये एक अहम फैसला इसमें लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में हाईकोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है पंचायत चुनाव को लेकर। यूपी में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जो आरक्षण की लिस्ट तैयार की गई थी, उसी पर अब नए आरक्षण होंगे पंचायत चुनाव में। आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का यह आदेश सामने आया है। आरक्षण के लिए 2015 को बेस ईयर माना जाए, इस पूरी प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा किया जाए और प्रदेश में 25 मई तक सभी चुनाव कराए जाए। हाईकोर्ट का यह आदेश पंचायत चुनाव को लेकर सामने आया है। आरक्षण के लिए 2025 बेस ईयर हो और साथ ही प्रदेश में जो भी पंचायत चुनाव होने हैं उसको 25 मई तक पूरा करा लिया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे एसके वाजपेयी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पर? आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए गए हैं, साथ ही ये भी कहा है कि जो भी चुनाव होने हैं उसे 25 मई तक करा दिया जाए। तो आरक्षण को लेकर देखिए हाईकोर्ट का आदेश सामने आया है और यह भी बताया गया है कि 25 मई तक सभी चुनाव कराए जाए। इस पूरी प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा किया जाए। एक अहम खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर। सीधा रुख करते हैं एसके वाजपेयी का। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है? हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है उसमें क्या इनपुट मिल पा रहा है? सीधे सीधे हाईकोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है कि जो भी चुनाव होने हैं वो 25 मई तक करा दिए जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से यूपी हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लेकर जो पुरानी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की थी उसको निरस्त कर दिया है। 21 फरवरी 2021 का आदेश, जिस आदेश के जरिए चक्रानुक्रम में 1995 को बेस वर्ष मानते हुए चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षण व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए थे, उस आदेश को हाईकोर्ट ने पारित कर दिया और सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि 2015 को बेस वर्ष मानने में क्या सरकार को कोई दिक्कत है, जिस पर यूपी सरकार के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और कहा कि सरकार को इसमें कोई भी समस्या नहीं है, सरकार 2015 को बेस वर्ष मानकर चुनाव कराने के लिए तैयार है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह निर्धारित कर दिया कि जो अब मूल वर्ष होगा वो 1995 के बजाय अब 2015 होगा और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को 12 दिन का वक्त भी दे दिया। मतलब आज 15 तारीख है, 27 मार्च तक नई आरक्षण सूची पूरे प्रदेश भर के लिए जारी करने का निर्देश भी हाईकोर्ट ने दे दिया। हालांकि अगर हम पहले बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने साफ किया था कि 30 अप्रैल तक ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायतों के इलेक्शंस होने हैं, लेकिन अब लखनऊ बेंच ने यह साफ कर दिया है कि 25 मई तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए और इस दौरान ही सभी चीजों को व्यवस्थित तरीके से करके कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार यह चुनाव संपन्न कराए। तो निश्चित तौर पर बड़ी बात जरूर है कि जब अहम बात यहां पर सामने निकल कर आई है। शुक्रिया इसकी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। अगली अहम खबर दिल्ली से आ रही है। बाटला हाउस केस को लेकर जो आतंकी था उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सजा को सुनाया है। एक बहुत बड़ा अपडेट आपको यहां पर दे रहे हैं। 8 तारीख को आपको बता दें, 8 मार्च को कोर्ट ने आरिस को दोषी करार दिया था। साल 2018 में नेपाल से आरिस को अरेस्ट किया गया था। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिस फरार हो गया था। तो एक अहम खबर यहां पर सामने आ रही है। फांसी की सजा सुनाई गई है। बाटला हाउस केस में आतंकी आरिस को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश का। ब्रजेश, क्या इनपुट मिल पा रहे हैं? जल्दी से इस पर जानकारी दे दीजिए। एक बहुत बड़ा फैसला यहां पर सुनाया गया है दिल्ली के साकेत कोर्ट की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बहुचर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आतंकी आरिज खान, जो इंडियन मुजाहिदीन का मेंबर था, आरिज को उसको 15 मार्च को इन्होंने दोषी करार दिया था। लेकिन आज उस पर सजा सुनाते हुए अदालत ने आरिज खान को आईपीसी की धारा 302 और 307 के साथ साथ आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और इसको मानते हुए
इसको सजाए मौत का जो है आदेश दिया है, फांसी की सजा जो है सुनाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 में इस पूरे मामले में सबसे पहला आरोपी था जो शहजाद, उसकी सजा हुई थी। इस पूरे एनकाउंटर मामले में 2 साथी आतिफ और साजिद पहले से मारे गए थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पूरे आतंकी घटना में 5 से 6 लोग थे और सबसे बड़ी बात यह है कि आरिज की सबसे बड़ी भूमिका इस पूरे मामले में थी। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी बताया जाता है आरिज, और 2008 में जब दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद में जो धमाके हुए थे उसमें भी मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आरिज का नाम था। तो बाटला हाउस केस में आतंकी आरिज को फांसी होगी। शुक्रिया ब्रजेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते अगली अहम खबर बरेली से आ रही है, जहां पर वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है बरेली से। जानकारी ये मिल रही है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर कोतवाली में दर्ज किया गया है केस। सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी ने 26 आयतें हटाने की याचिका दायर की थी। तो बरेली में वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहर कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। वसीम रिजवी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी ने 26 आयतें हटाने की याचिका को दायर किया था और इसी को लेकर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अयाज खान का। बरेली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। अयाज, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? वसीम रिजवी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्या इनपुट और मिल पा रहे हैं इस पर? मैं बताना चाहूंगा, ये मुस्लिम सबसे बड़ी किताब है कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी वसीम रिजवी ने। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं एक बड़ा आक्रोश है। उनके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं उनके खिलाफ। यहाँ भी सुबह से लेके कई संगठनों ने प्रदर्शन किए थे। इसको लेके एक ऐसा संगठन है जो कोतवाली में जाकर के उन्होंने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी। उसमें कप्तान ने उसका संज्ञान लेते हुए कप्तान के आदेश में उसको दर्ज कर लिया गया है। 295A के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं जैसी भड़काने के एक साजिश या आरोप के तहत मुस्लिम समुदाय का सीधा आरोप था कि उनको ऐसा करने से पूरे देश में दंगे या कुछ भी ऐसा बड़ा हो सकता है जिससे देश में धार्मिक सौहार्द एक जैसा है वो बिगड़ सकता है। तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुक्रिया अयाज जानकारी देने के लिए। तो बरेली में वसीम रिजवी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से अहम खबर आ रही है, जहां पर सचिवालय कर्मी विशाल की खुदकुशी का पूरा मामला सामने आया है। परिवार वालों ने FIR दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचते हैं परिवार वाले, जहां पर ये परिवार वालों की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि पीड़ित परिवार ने धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया है। पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप लगा है। IPS प्राची सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराने परिवार पहुंचा हुआ था। विशाल ने सुसाइड से पहले ही सुसाइड नोट लिखा था। विशाल ने फर्जी केस में फंसाने का आरोप लगाया है। सेक्स रैकेट पर छापे के दौरान विशाल पकड़ा गया था। तो ये अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सचिवालय कर्मी विशाल की खुदकुशी का ये पूरा मामला है, जहां विशाल का परिवार FIR दर्ज कराने हसनगंज थाने पहुंचा था। पीड़ित परिवार ने धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया है। पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का भी पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है। कहा गया सर हमारी FIR लिखी है, इन्होंने कहा ऊपर से कार्रवाई दबाव बना रहे हैं। अब बताइए, अगर कोई साथ में खड़ा उसको मार रहे पुलिस वाले मिलके, ये सब मिले हुए हैं। ये प्राची सिंह को बचाने के लिए पूरा विभाग सबका ही, हम लोग कहाँ लेके अपनी फरियाद जाएं? CM की सब क्या कर रहे हैं? ये सब करवा रहे, गुंडा बना रहे पुलिस। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे नीलेश चौहान का। नीलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? पीड़ित परिवार को साफ तौर पर हमने सुना है FIR दर्ज कराने के लिए थाना जाते हैं और ये भी आरोप लगाया जा रहा है पुलिस पर कि लाठी डंडे चले हैं। FIR दर्ज करने में लापरवाही साफ तौर पर पीड़ित परिवार की तरफ से दर्शाई गई है। क्या जानकारी मिल पा रही है इस पर? देखिए कंचन, एक कहावत है कि मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये कहावत सच है तो विशाल सैनी के द्वारा 10 मार्च को लिखी गई वो तमाम लाइनें सच हैं, जिन्होंने
जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। सुसाइड नोट में उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि आईपीएस प्राची सिंह जो एडीसीपी लॉर्ड है, उनकी प्रताड़ना के कारण वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। उससे पहले की अगर हम बात करें तो विशाल सैनी ने सुसाइड करने से पहले कंट्रोल रूम पर सूचना दी थी कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं और इस तरीके का मामला है। इसके बाद उन्होंने जो है ट्रेन के आगे छलांग लगा दी और खुद को मौत के हवाले कर दिया। तब से लेकर अब तक की अगर हम पूरी घटना को देखें तो परिवार लगातार दर-दर की ठोकरें खा रहा है। चाहे वो अलीगंज थाने जाकर तहरीर देकर अपने बच्चे की मौत को लेकर प्राची सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखवाने की बात हो, जब अलीगंज पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आज परिवार हसनगंज कोतवाली पहुंचा, जहां पर हसनगंज कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मियों ने पीड़ित परिवार से धक्का मुक्की की और साफ तौर पे मना कर दिया गया कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। उससे पहले की अगर हम घटना को देखें तो जब ये आरोप लगा था, जब सुसाइड नोट तो पुलिस पर केस दर्ज नहीं करने का आरोप लगा है। शुक्रिया नीलेश जानकारी के लिए। खबर अंबेडकर नगर से आ रही है, जहां पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने किसान पंचायत को संबोधित किया और एक और अहम जानकारी यहां पर यह सामने निकल कर आ रही है कि 19 तारीख को मथुरा में अखिलेश के साथ इकट्ठा होंगे। जयंत चौधरी ने काशीराम को भी याद किया। किसान आशावादी होता है, किसान रोज हारता है फिर हिम्मत से अगले दिन जुटता है। 19 तारीख को मथुरा में अखिलेश के साथ इकट्ठा होंगे जयंत चौधरी। एक अहम खबर यहां पर आ रही है, अम्बेडकर नगर में किसानों की महापंचायत को जयंत चौधरी ने संबोधित किया और ये कहा कि किसान आशावादी होता है। जयंत चौधरी ने आज काशीराम की जयंती पर काशीराम को भी याद किया। ये तस्वीरें आपको अम्बेडकर नगर की किसान महापंचायत की दिखा रहे, देखिए जहां पर काफी भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। आरएलडी के कई नेता और कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर संभल से आ रही है, जहां पर गौ तस्कर रेहान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको जानकारी दे दें कि गौकशी के आरोप में रेहान की 50 लाख की संपत्ति को जब्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। संभल में गौ तस्कर रेहान पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। सदर कोतवाली इलाके के डूंगर सराय का यह मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए जहां गौ तस्कर रेहान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गौकशी के आरोप में रेहान की 50 लाख की संपत्ति को जब्त किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट संजीव रंजन के आदेश पर कार्रवाई की गई है। संभल में गौ तस्कर रेहान पर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। सदर कोतवाली इलाके के डूंगर सराय का ये मामला बताया जा रहा है। आगे बढ़ते अगली अहम खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर सरेआम बीच सड़क पर स्टंटबाजी करते हुए युवक नजर आए हैं। बाइक पर ये युवक स्टंट करते हुए नजर आए हैं। नोएडा से अहम खबर सामने आ रही है, जहां नोएडा की सड़कों पर स्टंटबाज का आतंक देखने को मिला है। जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी की जा रही है। सरेआम रोड पर युवक ने बाइक पर स्टंट किया है, वो भी एक बार नहीं कई बार ये युवक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। सरेआम स्टंट करके नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। ये देखिए, इसको हाईलाइट करके आपको दिखा रहे हैं। न जान का डर है न पुलिस का खौफ है, लेकिन स्टंट करना, इसीलिए सड़कों पर इस तरह के लोग स्टंट करते हैं और इसका खामियाजा इन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। ये वीडियो हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे स्टंट करने से आप सावधान रहें और ऐसे स्टंटबाजों से भी सीख लें। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता निशांत शर्मा का। निशांत, न पुलिस का खौफ है ना ही किसी का डर है, सरेआम सड़कों पर इस तरह स्टंटबाजी करते नजर आते हैं युवक, क्या एक्शन लिया गया है इन पर? न अपनी जान का खौफ है, न माता पिता का डर है, किसी चीज का कोई डर नहीं है। देखिए, बिल्कुल खुलेआम नियमों की ताक पर उठाकर जो खुलेआम स्टंटबाजी करता हुआ ये युवक, इसकी वीडियो सामने आई है। जिस तरीके से
युवक जो है स्टंट कर रहा है और खुलेआम दिन दहाड़े स्टंट कर रहा है नोएडा के सेक्टर 62 जो पॉश इलाका है, और उसके बाद थाना 58 लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके से पुलिस जो दावे करती है कहीं ना कहीं वो यातायात के उल्लंघन भी करता हुआ ये युवक दिखाई दिया है, और पुलिस का कहना है कि जल्दी इस युवक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार स्टंट करता हुआ ये युवक बाइक पर दिखा है, KTM बाइक है, जिस पर सवार होकर अपनी जान को जोखिम में डालकर जो खतरनाक स्टंट कर रहा है। और लगातार वीडियो वायरल हो रही है। वायरल होने के बाद पुलिस के अधिकारी भी संज्ञान ले लिया और पुलिस के अधिकारियों का कहना है जल्दी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसे स्टंट से आमतौर पर लोगों को बचना चाहिए। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर साफ तौर से देखने को मिला है। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मोबाइल चोरी के आरोप में बेरहमी से पिटाई की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में काम करता था पीड़ित बच्चा। मोबाइल चोरी के शक में दुकान मालिक ने पिटाई की थी। नानपारा कोतवाली की पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। मोबाइल चोरी के आरोप में बच्चे की बेरहमी से पिटाई का पूरा मामला था, जिसको हमने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था। बेरहमी से पिटाई की गई थी बच्ची की। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को बेहद प्रमुखता से दिखाया था। मोबाइल चोरी के शक में छोटे बच्चे को बेरहमी से पीटा गया था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे विनोद तिवारी, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बड़ी बेरहमी से बच्ची की पिटाई की गई थी। जी, न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से रखा और पुलिस प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की है। और एसपी बहराइच ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार बच्ची को इंसाफ मिल गया है। हाँ, पुलिस प्रमुख ने सख्त रुख अपनाया है और ये कहा है कि जिन लोगों ने इस तरीके से बेरहमी पूर्वक मारा पीटा बच्चे को चोरी के अंदेशे में, के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजा जाए। ऐसे आरोपी 2 लोग पुलिस के हिरासत में हैं, उन्हें जेल भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है। ठीक है, शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली अहम खबर अमेठी से आ रही है, जहां पर किसान महापंचायत का जो एक तरफ से दौर जारी है, उसके पहले ही पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। कई लीटर शराब को, अवैध देसी शराब को बरामद किया गया है। मौके से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के एक्शन से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो अहम खबर आपको बता दें अमेठी से आ रही है, जहां पंचायत चुनाव से पहले पुलिस एक्शन में। चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शासन के निर्देशानुसार अवैध मदिरा और अपमिश्रित मदिरा के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल जामो थाने की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को अच्छी सफलता प्राप्त हुई, जिसके अंतर्गत 18 पेटियां 810 शीशी की शीशियां बरामद हुई हैं। ये लोग अपमिश्रित मदिरा है, ये शायद गैर जनपद से ला करके यहाँ बेची जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, विवेक सिंह, अभिषेक कुमार, सुरेंद्र कुमार राणा और बबलू अग्रहरी। इनके पास से एक ब्रेजा गाड़ी और एक लोडर वाहन भी बरामद हुआ है। ये अभियान अभी जारी रहेगा और अवैध मदिरा और मिश्रित मदिरा का व्यापार करने वाले किसी भी व्यक्ति को के बारे को बख्शा नहीं जाएगा और कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध हम आगे गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई भी करेंगे और इस टीम को मैं उत्साहवर्धन के लिए 5000 रुपये का नगद पुरस्कार संयुक्त टीम जो है जामो की और एसओजी। इसी के साथ आज न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।